यकीनन आपने कॉन्जरिंग 2 तो देखी ही होगी, नहीं भी देखी होगी तो नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। तो बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ जिससे इंस्पायर होकर कॉन्जरिंग 2 बनाई गई। ये हैं पेजी हॉडसन, जो एक पेचीदा शादी से फरार होने में कामयाब भी हुई तो ऐसी चीज़ के लिए जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक साबित हुई। इनके मुताबिक वो और इनकी फैमिली किसी ऐसी कुव्वत की जद में थी जो इन्हें सोने भी नहीं देती थी। किसी चीज़ पर इनकी मदद के लिए की गई दरख्वास्त हकाम ने तो नज़रअंदाज कर दी, मगर इन गैर मामूली वाक़यात पर कुछ तफ्तीशकारों और सहाफ़ियों ने मदद करने की कोशिश ज़रूर की। महीने गुजर गए और हालात इस कदर ख़राब हो गए कि पैगी की बेटियों में से एक नाकाबिल शनाख्त हो गई। ये कहानी शुरू होती है 30 अगस्त 1977 में। मंगल की शाम थी जब एक 47 साल तलाक याफ्ता औरत, जिनके 4 बच्चे थे, को शोर सुनाई देता है। शोर सुनते ही इन्हें ख्याल आता है कि बच्चे शायद आपस में लड़ पड़े हैं। ताहम वो इसी ख्याल से शोर वाले कमरे की तरफ बढ़ती हैं और बच्चों से सो जाने के लिए कहती हैं, तो बच्चे शिकायत करते हैं कि उनका बेड खुद ब खुद हिल रहा था। ताहम वो इस बात को संजीदा ना लेते हुए वापस कमरे में चल देती हैं। अगली रात इन्हें घर में किसी के चलने और दरवाजे पर 4 दस्तकें सुनाई देती हैं। इनके आगे बढ़ने पर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। वो पीछे धकेलती ज़रूर हैं, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अनदेखी शैतानी कुव्वत के कब्जे में था। इस बात से चौंक कर वो अपने हमसाए विक नोटिंघम और उनके बेटे को मदद के लिए बुलाती हैं। हमसाए जब पैगी के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पूरे घर से दस्तकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन्हें लगता है कि कोई मजाक कर रहा है। ताहम वो पुलिस को फ़ोन पर सारी बात से आगाह कर देते हैं। पुलिस रात के करीब 1 बजे पैगी के घर पहुंचती है और सारे घर की चेकिंग शुरू कर देती है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। ताहम एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ता है और बताता है कि जब सब लोग किचन में चले गए थे तो मैं और ये फैमिली उस कमरे में मौजूद थे जहां लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं और सबसे छोटा बच्चा कुर्सी की तरफ इशारा करने लगता है। मैंने देखा कि कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी। 3-4 मिनट तक ऐसा होता रहा, लेकिन फिर अचानक सब ठीक हो गया। ताहम पुलिस ने अपने ऑफिसर की बात को भी संजीदा ना लिया। अगली रात जब हमसाया विक घर वापस जा रहा होता है तो उस पर एक उड़ते हुए लीगो से हमला होता है और ये लीगोज अगले 3 दिन तक घर के आसपास उड़ते देखे गए। इन गैर मामूली वाक़यात को बढ़ते देखकर कुछ काउंसिल्स के मेंबरान और पादरियों की तरफ से घर का विजिट किया जाता है। विजिट करने वाले एक डेली मिरर के रिपोर्टर ने कहा कि जब मैंने जेनेट का इंटरव्यू करने की कोशिश की तो अचानक सब उड़ने लगा और मेरी दाईं आंख पे एक लीगो ईंट आ लगी। मैं सारी फैमिली को देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। रिपोर्टर की बात सुनते ही मजीद सबूतों के लिए घर में डेली मिरर की एक और टीम भेजी जाती है, जिसके साथ एक फिजिकल रिसर्च SPR के मेंबर मॉरिस ग्रॉस भी शामिल होते हैं। ताहम घर में तफ्तीश करते हुए इस टीम ने तमाम फैमिली को इंतहाई डरे हुए पाया और देखा एक कमरे में जहां 2 बहनें 11 साल जेनेट और 13 साल मार्गरेट थकावट के बायस गहरी नींद में थे। जहां टीम ने कमरे में मौजूद कुर्सी को हिलते हुए और कुछ फुट दूर जा रुकते हुए देखा। ये नज़ारा अपनी आंखों से देखना मॉरिस ग्रास के रुकने और मजीद तफ्तीश के लिए काफ़ी था। ताहम तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डेली मिरर्स ने 10 सितंबर को द हाउस ऑफ स्ट्रेंज हैपनिंग्स के नाम से अखबार में कहानी शेयर कर दी। जहां इन वाक़यात के बहुत सारे गवाह और ऐनी शहीदीन मौजूद थे, वहीं मॉरिस ग्रास भी अपनी आंखों से बर्तनों को उड़ते और जेनेट को बेड से दूर जा गिरते हुए देख चुके थे। इसी बिना पर मॉरिस ने फिजिकल रिसर्च SPR को मदद के लिए टीम भेजने की दरख्वास्त की, जो कि कबूल कर ली गई और 12 सितंबर को टीम घर पहुंच गई। 25 सितंबर को पैगी और उसकी फैमिली को घर से कुछ दूर अपने भाई के पास भेज दिया जाता है, जहां भाई की बीवी सिल्विया उनके लिए चाय बनाते हुए एक लीगो ब्रिक को हवा में उड़ते हुए देखती है, जिससे सबको अंदाजा हो जाता है कि वो अनदेखी कुव्वत इस किराए के घर के नहीं बल्कि फैमिली के पीछे पड़ी थी। ताहम टीम को यकीन था कि वो कुव्वत फैमिली से ज़्यादा जेनेट से ज़्यादा जुड़ी हुई है। इसलिए मॉरिस ने अपने तरीके से उस कुव्वत से बात करने की कोशिश की और जो सवाल पूछने लगा वो थे, क्या तुम एक मर्द हो? क्या तुम इसी घर में रहते हो? क्या यह 50 साल से ज़्यादा पहले था? क्या आपकी मौत इसी घर में हुई थी? क्या यह सब इसलिए है कि आप हमें कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं? क्या तुम हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हो? इन सवालों के पूछते ही एक उड़ता हुआ तकिया मॉरिस के मुंह पे आ लगा। ताहम 12 नवंबर को जेनेट को कहा जाता है
कुछ पेपर्स और पेन घर के इर्द गिर्द रख के इस कुआं से कहे अपना पैगाम इस पर लिखे। कुछ ही वक्त में पैगी को फ्रिज पर से एक पेपर मिल जाता है जिस पर लिखा होता है, मैं इसी घर में रहूंगा, ये किसी को ना बताना वरना मैं बदला लूंगा। इसके कुछ दिन बाद ही 29 नवंबर को एक ब्राजीली सेक्रेटरी लुइस गैस्पेरेटो घर का विजिट करते हैं और जेनेट को जो वह देखती है कागज पर नक्श करने का कहते हैं। तो जेनेट खौफनाक और खूनी तस्वीरें बनाना शुरू कर देती है और हर तस्वीर पे एक ही नाम लिखती है, वाटसन। ताहम एक तस्वीर जो जेनेट ने बनाई थी उससे वाज़ेह होता था कि इस घर में एक औरत भी है जिसकी मौत गले के ट्यूमर से हुई थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ बिल आखिर टीम के सवालों के जवाब में अनदेखी कुव्वत ने एक भारी भरकम मर्दाना आवाज़ में जवाब देना शुरू कर दिया। आवाज़ से अंदाज़ा लगाया गया कि ये एक 72 साला बिल विकिंस है जिसकी मौत यहीं हुई थी। टीम की तरफ से पूछे गए सवाल में जो जवाब सामने आया वो था, मैं अंधा हो गया था और मेरी मौत कोने में पड़ी कुर्सी पे बैठे हुई थी। इस बात को बाद में बिल के बेटे से भी कंफर्म कर लिया गया था। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये आवाज़ें जेनेट खुद प्रोड्यूस तो नहीं कर रही, जेनेट के मुंह पर टेप लगा दी जाती है। टेप लगाने के बाद भी आवाज़ें जेनेट के गले से निकलती रहती हैं। ताहम जैसे ही तहकीक अपना रुख अगले पेज की तरफ करती है तो हादसे भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हमसाए विक नोटिंघम की अचानक मौत हो जाना। विक नोटिंघम की मौत के बारे में जब बिल विकिंस से सवाल पूछा जाता है कि क्या इसकी मौत के पीछे उसी का हाथ है, बिल विकिंस कहता है कि हाँ, इसको मैंने ही मारा है। मुख्तसर कि जब बात कहीं ना बनी तो जेनेट को 25 जुलाई को एक अस्पताल भेज दिया जाता है जहां डॉक्टर्स को किसी बीमारी के असर ना मिले सिवाय ब्रेन डैमेज के। कुछ हफ्तों बाद जेनेट को 1 सितंबर को अस्पताल से भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर वापस आते ही जेनेट घर में एक छोटे बच्चे को ज़ाहिर होते हुए देखती है। तहम फिर एक दूसरे मीडियम को मदद के लिए बुलाया जाता है जो कि डोनो जेनले मेलिंग नाम का एक रिच शहरी था। इसने दावा किया कि यहाँ एक 24 साल औरत मुलविस है जिसके अंदाजे के मुताबिक ये मॉरिस ग्रास की ही बेटी थी जिसकी 24 साल की उम्र में एक हादसे में मौत हो गई थी। इस औरत की शिनाख्त होते ही तमाम गैर यकीनी हादसात अचानक बंद होना शुरू हो गए। इन हादसात के अचानक से बंद होते ही ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद वो 24 साल औरत सिर्फ अपनी शनाख्त वाज़ेह करना चाहती थी। ताहम इन गैर यकीनी हादसात के बाद जो कि मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे, मॉरिस ग्रास उस फैमिली के साथ राब्ते में रहते हैं जब तक कि 87 साल की उम्र में 2006 में उनकी मौत नहीं हो जाती। ताहम अपनी मौत से 26 साल पहले मॉरिस ग्रास इस सारी कहानी को अपनी एक किताब द हाउस ऑफ हॉन्टेड ट्रू स्टोरी ऑफ पोल्टरजाइस्ट के नाम से शाये कर चुके होते हैं। And not let us sleep, and I in a chair.